हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था BCS क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चंदन, BCS की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCS? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, 4 क्लासेस में डिवाइड किए थे। कौन कौन सी? अर्जुन बताओ। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। बताओ उसके बारे में। अगर क्लास मैम सोल्यूबिलिटी, परमेबिलिटी और डिसोल्यूशन के बेस पे मैम क्लासिफिकेशन होगी। जिसकी मैम सोल्यूबिलिटी हाई होगी और परमेबिलिटी भी हाई होगी तो मैम वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। ये कौन सी क्लास की ड्रग्स हुई? क्लास 1 में है। क्लास 1 में। और जिसकी मैम सोल्यूबिलिटी एंड परमेबिलिटी, मैम सोल्यूबिलिटी तो लो होगी और परमेबिलिटी हाई होगी, क्लास 2 की तरह होगी। उसका डिसोल्यूशन कैसा होगा? डिसोल्यूशन वेरिएबल होगा मैम। वेरी गुड। और थर्ड क्लास की ड्रग्स? नोटिडिपिन एग्जांपल इसका। क्लास 3 में अगर सोल्यूबिलिटी हाई होगी और परमेबिलिटी लो होगी तो डिसोल्यूशन इसका भी वेरिएबल ही होगा मैम। और लास्ट क्लास की ड्रग्स? सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों लो होगी तो डिसोल्यूशन कैसा होगा? पुअरली एब्जॉर्ब। वेरी गुड, वेरी गुड। इब्तिशाम, इब्तिशाम बताओ BCS क्लासिफिकेशन के बारे में। तो तुमने किसी से पूछा भी नहीं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? महर्षि, महर्षि यस मैम। बताओ BCS क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज के बारे में, क्लासेस के बारे में। कैटेगरीज मैम 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, C1, C2 और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 में। क्लास 1 में क्या हाई सोल्यूबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होती है और क्लास 2 में लो सोल्यूबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी होती है और क्लास 3 में हाई सोल्यूबिलिटी और लो परमेबिलिटी होती है। क्लास 4 में सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों लो होती है। और डिसोल्यूशन कैसा होगा क्लास 1 की ड्रग का? अगर सॉल्युबिलिटी हाई है, अगर सॉल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है तो डिसोल्यूशन कैसा होगा? वेल एब्जॉर्ब्ड। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था BCS क्लासिफिकेशन के बारे में। BCS क्लासिफिकेशन होता क्या है? BCS बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में आपकी जो ड्रग्स है 4 क्लासेस में डिवाइड कर दी गई हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी है ड्रग की और परमेबिलिटी कैसी है। तो इस सिस्टम का मेन काम है आपकी बायो अवेलेबिलिटी को चेक करना कि आपकी बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की कैसी होगी। अब बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? बायो अवेलेबिलिटी होती है किस रेट एंड एक्सटेंट से हमने ड्रग को लिया, यानी कि किस रेट ऑफ टाइम से, कितने टाइम में और कितने अमाउंट में हमारी ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है, तो वो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या है? हमने कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया, कोई भी रूट हो सकता है, चाहे वो IV हो, चाहे वो ओरल रूट हो, कोई भी रूट है, उससे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया। अब उसका क्या काम है? उसका काम है साइट ऑफ एक्शन तक जाना। जो उसका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक जाना। अब वहाँ तक जाएगा तो पहले वो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होने के बाद जहाँ पे उसको बाइंड करना है, उस बाइंड होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, वो हुई उसकी परमेबिलिटी, और सॉल्युबल हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी। तो इन दो जो आपके फैक्टर्स हैं, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, इस पे आपका देख करके एक BCS क्लासिफिकेशन बनाया गया। उससे ये पता लगा कि इसका डिसोल्यूशन जो होगा वो कैसा हो सकता है। तो फर्स्ट क्लास की जो ड्रग्स हैं वो हुई आपकी, अगर परमेबिलिटी आपकी हाई हुई और सॉल्युबिलिटी भी हाई हुई। सॉल्युबिलिटी यानी कि वो सॉल्युबल हो गई और फिर वो परमेबल भी कर गई, जो भी मेम्ब्रेन से उसको पास होना था वहाँ से वो पास भी हो गई। तो वो उसका डिसोल्यूशन कैसा हुआ? वेल एब्जॉर्ब्ड, यानी कि वो जो ड्रग होगी उसका वो वेल एब्जॉर्ब्ड होगी
और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, वो जहाँ पे उसको जाना है पहुँचना है वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। फिर आती है आपकी क्लास 2 ड्रग। क्लास सेकंड में क्या है, अगर आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लो है, परमेबिलिटी हाई है, क्लास 2 क्लास 3 की ड्रग्स में दोनों में ही क्या होगा, एक की सॉल्युबिलिटी हाई है, एक की सॉल्युबिलिटी लो है, और परमेबिलिटी एक की लो है, परमेबिलिटी एक की हाई है। अगर दोनों में से कोई भी हाई या लो होगा तो आपका जो डिसोल्यूशन है वो वेरिएबल हो सकता है, यानी कि चेंजेस आ सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी अच्छी भी हो सकती है और बायोअवेलेबिलिटी पुअर भी हो सकती है, यानी कि जो आपकी साइट ऑफ एक्शन तक जाने में ड्रग को टाइम भी लग सकता है। फिर जो लास्ट जो आपकी क्लास की ड्रग्स थी उसकी परमेबिलिटी भी लो थी और उसकी सॉल्युबिलिटी भी लो थी, तो दोनों ही अगर लो है तो डिसोल्यूशन कैसा होगा, डिसोल्यूशन पुअर होगा। तो ये था आपका BCS क्लासिफिकेशन। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा सब कुछ उसके पर्पस जो थे वो पढ़े। अब है लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ BCS। तो हेडिंग डाल लो सिग्निफिकेंस ऑफ BCS। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है BCS का रेगुलेटरी टूल फॉर regulatory tool for replacement of certain capital B capital E BE studies। BE क्या है, बायो इक्विवेलेंस BE स्टडीज। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है इट कैन सेव। वॉइस क्लियर है सबको? हाँ मोनिश, बायो इक्विवेलेंस क्या है? बायो इक्विवेलेंस है आपका, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के लिए हम करते क्या है, कोई भी ड्रग, किसी भी ड्रग के हम दो प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि उसकी दो फॉर्मुलेशन बनाते हैं। उस दो फॉर्मुलेशन को हम क्या करते हैं, पर्सन के ऊपर या एनिमल के ऊपर चेक करते हैं, उसकी सारी स्टडीज़ करते हैं कि क्या उसका डिसोल्यूशन है, क्या उसकी डीटी है, कैसी उसकी जो स्टडीज़ है सारी स्टडीज़ करते हैं। फिर उसको कंपेयर करते हैं, दोनों प्रिपरेशन को प्रिपेयर करते हैं। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं, दोनों प्रिपरेशन की जो रिजल्ट है वो सेम है, यानी कि जो उसकी स्टडी है वो है बायो इक्विवेलेंट है, जो स्टडी आई है वो बायो इक्विवेलेंट है। बट अगर रिजल्ट ऊपर नीचे है तो उस प्रिपरेशन को हम क्या करते हैं, दोबारा से बनाते हैं और दोबारा से उसकी स्टडी करते हैं। आया समझ मोनिश? जी मैम। और मोनिश तुम्हारा एक और डाउट था कि ओपोइड रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो ओपोइड रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में, जिस पे ओपोइड जो है वो बाइंड करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन में, होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओपोइड ड्रग्स भी होती हैं, ओपोइड ड्रग्स भी होती हैं। जो ओपोइड ड्रग्स हैं वो कहाँ पे बाइंड करेंगी, वो ओपोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी, ठीक है। ओपोइड ड्रग्स भी होती हैं और रिसेप्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट लिखो इट कैन सेव both time and money, both time and money, डैश करके लिखो if the immediate release, comma, orally administered drugs meet specific criteria, meets specific criteria, comma, the FDA, capital F, capital D, capital A,
क्या फुल फॉर्म होती है FDA की? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अंकित कुमार सिंह, यस मैम। FDA की फुल फॉर्म? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Very good. Food and Drug Administration. FDA will grant a FDA will grant a grant grant a waiver for waiver waiver for expensive and वेवर के बाद क्या बोल रहे हैं? waiver for for expensive and time consuming bioequivalence studies. Next point, valuable tool for formulation scientist, valuable tool for formulation scientist for selection of design of formulated drug substance. Next point, when integrated with other information provide a tremendous tool for efficient drug when integrated with other information provide a tremendous tremendous tool for efficient drug development. Next point, reduces cost and time of approving scale up and post approval challenges. Next point, applicable in both preclinical and clinical drug development process. Last point, works as a guiding tool in development
in development of various oral drug delivery system, oral drug delivery system। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है आपके BCS क्लासिफिकेशन के? तो फर्स्ट है कि ये एक आपका टूल की तरह, रेगुलेटरी टूल की तरह काम कर सकता है फॉर रिप्लेसमेंट BE स्टडीज़। अब BE स्टडीज़ में करते क्या हैं? तो इसमें क्या है, हमें इन वाइवो स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है विट्रो एंड इन वाइवो में क्या डिफरेंस है। इन विट्रो स्टडीज़ में होता क्या है, ग्लास, विट्रो मीन्स ग्लास, यानी कि हम लैब में टेस्टिंग करते हैं, लैब में ही आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है, वहीं पे आपका डिसोल्यूशन टेस्ट हो रहा है, वहीं पे आपकी फ्राइब्रेटी स्टडी हो रही है, वहीं पे एस से निकल रहा है आपका। तो ये है इन विट्रो स्टडीज़। इन वाइवो स्टडीज़ में होता क्या है, हमें पर्सन की नीड होती है या फिर किसी एनिमल की नीड होती है, यानी कि हमें क्या है इन विवो यानी कि इंटरनली हमें चेक करनी होगी। तो ये एक टूल की तरह काम कर सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ BE स्टडीज़। तो BE स्टडीज़ ना करके हम क्या करें, सिर्फ BCS क्लासिफिकेशन से ही ये देख लें कि इसका डिसोल्यूशन या इसकी बायोएबिलिटी कैसी होगी। सिर्फ 2 फैक्टर्स से, सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी देख करके हम ये बता सकते हैं कि इसकी बायोएबिलिटी पुअर हो सकती है या गुड हो सकती है। ये चीज़ हम सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी देख करके ही चेक कर सकते हैं। तो ये एज अ रेगुलेटरी टूल हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये हमारा टाइम और मनी दोनों को ही बचा सकता है। क्यों? क्योंकि बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करने के लिए हमें टाइम की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो आपके ह्यूमन आएंगे वहाँ पे अगर उनको टेस्टिंग करनी है उनके ऊपर, तो उनको भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो यानी कि बहुत पैसा भी बचाता है आपका BCS क्लासिफिकेशन और टाइम भी बचाता है। और ये एक वैल्यूएबल टूल है फॉर फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट। फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट कौन है, जो कि आपका ड्रग का जो फॉर्मुलेट कर रहा है, तो उसके लिए भी एक वैल्यूएबल टूल की तरह काम करेगा। और आपका एफिशिएंट ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग की डेवलपमेंट करने के लिए, एक एफिशिएंट ड्रग डेवलपमेंट करने के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा पहले से ही। अगर कोई भी नई ड्रग है उसकी हमें स्टडी करनी है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें चीज़ें देखनी होगी कि अगर वो एब्जॉर्ब ही पुअरली करेगा तो हम उसको क्यों बनाएंगे, हम उस ड्रग की डेवलपमेंट क्यों करेंगे। अगर वो पहले से ही उसकी परमेबिलिटी भी लो है, सॉल्युबिलिटी भी लो है, तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सिपिएंट्स इस तरीके के ऐड करने पड़ेंगे कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो उससे अच्छा हमें पहले ही पता लग जाएगा, ड्रग डेवलपमेंट से पहले ही हमें पता लग जाएगा कि हमें इस चीज़ के लिए, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी लो है, परमेबिलिटी भी लो है, तो हम ऐसे ड्रग का फॉर्मुलेशन ही क्यों करें। और अगर करें भी तो हम उसमें ऐसे एक्सिपिएंट्स पहले ही ऐड कर दें जो आपके मेम्ब्रेन से इस ड्रग को क्रॉस कर दे, इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा सके और इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सके। तो ये पहले से ही हम कर देंगे, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे देगा। और क्या है, वही चीज़ है आपका रिड्यूस होगा कॉस्ट एंड टाइम फॉर अप्रूविंग स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चैलेंजेस। यानी कि जो हमने कोई भी ड्रग न्यू ली है उसके लिए हमें क्या अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं। स्केल अप मतलब स्केल अप में क्या होता है, कई सारी कंडीशंस होती हैं कंपनी के ही अंदर, तो उसके लिए हमें परमिशंस चाहिए होती हैं। तो वो अप्रूवल लेने के लिए भी हमें क्या होगा, टाइम हमारा बचेगा, क्योंकि इसमें हमें अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि उसकी अगर ड्रग की परमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को देख करके हम उसका बायोएबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमेशा बात याद रखना कि हम इसमें सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, ये प्रॉपर एक रिज़ल्ट 100% सही नहीं होगा। सिर्फ एक अंदाजे के साथ ही हम इस चीज़ BCS क्लासिफिकेशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है एप्लीकेबल इन बोथ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो जब आपकी क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, क्लिनिकल मतलब जो ह्यूमन पे स्टडीज़ चलती हैं, तो पहले 4 स्टेजेस में होती हैं आपकी। तो पहले आपकी लैब में टेस्टिंग होगी, फिर आपकी प्री क्लिनिकल यानी कि ह्यूमन स्टडी से पहले की यानी कि स्टडी, वो प्री क्लिनिकल स्टडी, उसके बाद क्लिनिकल स्टडी में भी आपका एप्लीकेबल होता है। वही चीज़ मैंने बताई कि आपकी इसमें हम एक अंदाजे से पता कर सकते हैं कि आपकी जो इन विट्रो जो स्टडी के से करने के बाद इन विवो स्टडी हम पता कर सकते हैं कि इसकी इन विवो स्टडीज़ ऐसी होंगी।
और क्या कर सकता है, वर्क एज अ गाइडिंग टूल इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मोस्टली क्या करते हैं, जो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको, कौन से ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देते हैं, ओरल, यानी कि हम ओरली ही ज़्यादा लोगों, जो ज़्यादा लोग हैं वो ओरली ही ड्रग को लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या है, एक तो टाइम इसमें कम लगता है, आपने टैबलेट ली, कैप्सूल लिया और पानी के साथ उसको ले लिया, तो ज़्यादातर लोग जो है प्रीफर करते हैं ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसके लिए भी एक तरीके का गाइडिंग टूल की तरह काम करेगा आपका BCS क्लासिफिकेशन। तो ये हुई आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आता है आपके एप्लीकेशंस ऑफ, हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ pre-formulation consideration in the development of parenteral dosage forms। मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन पेरेंट्रल्स का करवाऊंगी, सॉलिड का और लिक्विड का आप खुद करोगे, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में आ चुके हो, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि नोट्स कैसे बनते हैं। पेरेंट्रल्स का मैं आपको करा दूंगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमें लिक्विड के लिए और उसके सॉलिड्स के लिए कैसे लिखना है, तो वो आप खुद करोगे और मैं चेक भी करूँगी कि आपने बनाए हैं नोट्स या नहीं। तो अभी पेरेंट्रल्स का लिखो, हेडिंग डालो, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। महर्षि, क्या होती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी? महर्षि, किस फाइनल प्रोडक्ट से पहले किसी भी फॉर्मुलेशन की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करना। लिखो इसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट process which is used to study the mechanical as well as physico-chemical properties of new drug to develop stable, effective and safe dosage forms। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या है? ये एक पार्ट है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पर हम मैकेनिकल एज वेल एज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, ताकि जो हमारा डोजेस फॉर्म है वो कैसा हो, आपका इफ़ेक्टिव हो, स्टेबल हो और सेफ हो। तो इन 3 चीज़ों के लिए हम पहले से ही प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए? यानी कि आपकी ड्रग स्टेबल हो और इफ़ेक्टिव हो और सेफ हो। स्टेबल, इफ़ेक्टिव एंड सेफ डोजेस फॉर्म्स के लिए हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पेरेंटरल डोजेस फॉर्म्स। पेरेंटरल्स तो सबको पता है, पेरेंटरल्स होता क्या है? चंदन, क्या होते हैं पेरेंटरल्स? इंजेक्शन के थ्रू नहीं, इंजेक्शंस ही होते हैं। इंजेक्शंस जो हैं आपके, वो हम उनको क्या बोलते हैं? पेरेंटरल ड्रग्स। तो लिखो टाइप्स ऑफ पेरेंटरल डोजेस फॉर्म्स। कौन कौन से टाइप्स हैं पेरेंटरल डोजेस फॉर्म के जो हम इंजेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस,
नेक्स्ट है इंजेक्टेबल सस्पेंशंस, इंजेक्टेबल सस्पेंशंस। थर्ड है इंजेक्टेबल इमल्शंस, इंजेक्टेबल इमल्शंस। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स के, यानी कि हम एज इंजेक्टेबल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल सस्पेंशंस भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल इमल्शंस भी हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट लिखो इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस। इसमें लिखो, मैम हाँ मैम जो सस्पेंशन देंगे हम इंजेक्टेबल, तो वो इरिटेशन नहीं होगी? इरिटेशन हो सकती है अगर हम इसको आईवी दे तो। आपने पढ़ा होगा आईवी, आईएम, सब्क्यूटेनियस पढ़े हैं। तो अगर हम इसको इंट्रावेनसली देंगे, यानी कि हम डायरेक्ट किस में इंजेक्ट कर रहे हैं, वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इरिटेशन कॉज कर सकता है, क्योंकि ये सस्पेंशंस हैं और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके सस्पेंड हो रखे हैं। तो इसलिए हम इसको आईवी, एज अ आईवी हम इसको नहीं दे सकते, हम इसको या तो आईएम या फिर सब्क्यूटेनियस ही दे सकते हैं। ठीक है मोनिश, लिखो इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस। इसमें लिखो these are the most common injectable drug products, injectable drug products. Next point, these solutions have tendency to be injected by any route, ब्रैकेट में लिखो आईवी, कॉमा आईएम, कॉमा एससी। भव्या, तीनों के फुल फॉर्म बताओ, आईवी, आईएम और एससी। भव्या। जया, तीनों की फुल फॉर्म बताओ, आईवी, आईएम और एससी। वेरी गुड। तो हम इन ड्रग को, जो आपका इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस हैं, ये आपका मोस्ट कॉमन इंजेक्टेबल ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मोस्ट कॉमनली हम इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस का ही यूज़ करते हैं। और इनको हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं और आपका सब्क्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंजेक्टेबल सस्पेंशंस, injectable suspensions। इसमें लिखो here the API is extremely insoluble, here the API आशुतोष, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? आशुतोष, रंजन। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, पता है इसका मतलब। लिखो here the API is extremely insoluble to the solution used to deliver it, Next point, suspensions are prepared for release at
precise location, comma, controlled release due to slow crystal dissolution. Next point, approaches taken in consideration for injectable suspensions are first है Stoke-Slow, STOKE''S-low, Stoke-Slow. Second है flocculation. Third है structured vehicle. तो आपका इंजेक्टेबल सस्पेंशंस में होता क्या, जो आपका API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो इंसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में. तो हम उसको सॉल्युबल करने के लिए कौन सा एजेंट यूज करेंगे? अनुकृति Solubilizing agent. और Flocculating agent. सस्पेंडिंग एजेंट करेंगे उसमें ऐड, ताकि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड रहें आपके पूरे सॉल्यूशन में. तो हम सस्पेंशंस का यूज़ क्यों करते हैं? हम सस्पेंशंस का यूज़ इसलिए करते हैं, इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम एक प्रिसाइज लोकेशन पे और एक कंट्रोल रिलीज दे सके. कंट्रोल रिलीज मतलब कि हमारा कंट्रोल रिलीज हो, जो आपका टाइमिंग जो है आपके ड्रग को रिलीज होने में वो धीरे धीरे आपका हो, जो आपका ड्रग का जो रिलीज होने का टाइम है वो बहुत धीरे धीरे हो, उसको हम पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि आपके जो इंजेक्टेबल सस्पेंशंस हैं उसमें क्या होंगे, आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहेंगे, तो उनको पार्टिकल्स को डिज़ोल्व होने में भी, या उनको पार्टिकल्स को आपके बॉडी के अंदर जा कर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होंगे, वो और ज़्यादा आपके डिज़ोल्व होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. इस वजह से हम इंजेक्टेबल सस्पेंशंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पहले से आपको पता है सस्पेंशंस में जो पार्टिकल्स है पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं. तो जो वो पार्टिकल्स हैं जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनको बॉडी के अंदर जा कर के भी थोड़ा टाइम लगेगा. इस वजह से हम उसको कंट्रोल रिलीज देने के लिए इंजेक्टेबल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं. बट आपकी इंजेक्टेबल सस्पेंशन हम IV नहीं दे सकते, हम या तो इसको IM दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, या फिर सब्सक्यूटेनियसली दे सकते हैं, बट एज उसको IV हम नहीं देंगे. और आपके 3 अप्रोचेज़ हैं जो हम चेक करेंगे आपके इंजेक्टेबल सस्पेंशंस के. कौन कौन से? स्टोक्स-लो, फ्लॉक्यूलेशन और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. स्टोक्स-लो में हम ये देखेंगे आपका पार्टिकल का रेडियस कैसा है और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है. तो ये दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे आपके स्टोक्स-लो में, क्योंकि ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ड्रग है वो अगर हम इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है एक छोटा सा वो गांठ बना ले, क्योंकि वो सस्पेंडेड फॉर्म में है. तो पार्टिकल्स का हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल का रेडियस कितना है और वेलोसिटी क्या है आपके पार्टिकल की. तो ये हम स्टोक्स-लो में चेक करेंगे. सेकेंड हम चेक करेंगे फ्लॉक्यूलेशन. फ्लॉक्यूलेशन में क्या है? फ्लॉक्यूलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो फ्लॉक्यूल्स हैं, यानी कि जो ग्रैन्यूल्स हैं, वो क्लम्प करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं. तो हमें आपका इंजेक्टेबल सस्पेंशन का, अगर हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको ओरली दे दें किसी भी सस्पेंशन को, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा. बट अगर हम उसको इंजेक्शन के थ्रू दे, अगर हम उसको किसी इंट्रामस्कुलरली के थ्रू दे रहे हैं या फिर सब्सक्यूटेनियसली दे रहे हैं, तो हमें ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि उसका
फ्लॉक्यूलेशन कैसा है, वो कितने टाइम में फ्लॉक्स बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा जल्दी उसने फ्लॉक्स बना लिया और वो स्किन में जाते ही उसने क्या किया, फ्लॉक्स बना लिया और वहाँ पे गांठ पड़ गई। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी होगी। स्टॉक्स लो चेक करेंगे, फ्लॉक्यूलेशन चेक करेंगे और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी हम देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होगा, एक ऐसा व्हीकल होगा जो हम यूज़ करेंगे सस्पेंशन में, जिसका क्या काम होगा, मेंटेन करने का कि आपका जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड रहे, यानी कि स्टेबल फॉर्म में रहे, ज़्यादा समय तक स्टेबल फॉर्म में रहे, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर्ड व्हीकल यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका इंजेक्टेबल सस्पेंशंस। फिर आते हैं आपकी इंजेक्टेबल इमल्शंस। हेडिंग है इंजेक्टेबल इमल्शंस। इसमें लिखो फॉर इंजेक्टेबल्स oil in water form is traditionally used. Oil in water form is traditionally injectable emulsions में लिखो for injectables oil in water form is traditionally used. Next point, the most important fundamental element for formulation of injectable emulsion is the most important fundamental element for formulation of इंजेक्टेबल इमल्शन इज इमल्सिफाइंग एजेंट। ये भी आप याद रखना, इसको हम इंट्रामस्कुलरली देंगे और सब्सक्यूटेनियस देंगे। बट अगर हम इसको आईवी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट फॉर formulation of injectable emulsion is emulsifying agent। तो इसमें क्या है आपका, हम हमेशा ऑयल इन वाटर जो फॉर्म है वही ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम है। तो अगर ऑयल इन वाटर होगा तो ही हम उसको यूज़ करेंगे, अगर वाटर इन ऑयल होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ऑयल हो जाएगा, तो वो आपका परमेबल होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। इस वजह से हम ऑयल इन वाटर ज़्यादा लेते हैं। और जो आपका हम क्या करेंगे, इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करेंगे। और एक बात और ये ध्यान रखना है कि हम इसको सब्सक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, आईवी भी इसको थोड़े से कुछ % चांसेस हैं कि लोग दे देते हैं आईवी। बट इतना ध्यान रखना है, अगर आईवी दे रहे हैं तो हम इसको कैसे इंजेक्ट करेंगे, नॉट एक्सीडिंग 1 mg पर मिनट, यानी कि पर मिनट 1 mg से ज़्यादा हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। आपकी कोई भी ड्रग होगी अगर इंजेक्टेबल इमल्शन फॉर्म में, तो 1 mg से ज़्यादा पर मिनट उसको इंजेक्ट हम नहीं कर सकते। लिख लेना, कहीं पे नोट करके लिख लेना कि हम 1 mg से ज़्यादा पर मिनट, 1 mg पर मिनट से ज़्यादा हम उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते अगर हम इंजेक्टेबल इमल्शन अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। अभी जिसको जो डाउट है वो पूछ सकते हो, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ अंकित बताओ। डाउट है बताओ। मैम, वो जो रेट लिमिटिंग स्टेप है तो बीसीएस क्लासिफिकेशन में उसको डिटरमाइन करेंगे या नहीं करेंगे? किसमें, किसको? मतलब हम जो बीसीएस क्लासिफिकेशन को हाँ। डिवाइड किया गया 4 क्लास में, तो उसमें हाँ। रेट लिमिटिंग स्टेप को हाँ डिटरमाइन करेंगे या ऐसे उसको छोड़ देंगे? नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को भी डिटरमाइन करेंगे। मतलब मैम वो क्यों करेंगे ये तो समझ नहीं आता। आपका जो बीसीएस क्लासिफिकेशन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो इस वजह से इसका रेट डिटरमाइनिंग भी स्टेप होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप भी इसका होगा। कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हम सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी से ही बिल्कुल श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ हम किसी भी उसकी बायोबिलिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम एक सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो जिस चीज़ में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप तो होगा ही होगा।
यस मैम। ठीक है। मैंने एक और भी क्वेश्चन है कि हम सस्पेंशन को प्रिपेयर इसलिए करते हैं हम्म, जो अनस्टेबल होते हैं दूसरे फॉर्म में तो उसको स्टेबल करने के लिए हम्म। सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अनस्टेबल है और इसको प्रिपेयर किया तो स्टेबल हुआ। हम सस्पेंशंस को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, पहले ये बताओ कि हम सस्पेंशंस को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं, बोलते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि दूसरे फॉर्म में अगर हमारा है कोई ड्रग तो अनस्टेबल होता है तो उसको स्टेबल बनाने के लिए हम सस्पेंशन में किस टाइप का अनस्टेबल है ये भी तो देखना है ना, किस तरीके का स्टेबल है, आपका क्वेश्चन क्या है। अब अनस्टेबल तो हम तब भी बोल सकते हैं अगर उस वो टेम्परेचर में डिग्रेड हो रहा है तो भी वो अनस्टेबल है ना। अनस्टेबल फॉर्म में तो कई भी तरीके से अनस्टेबल हो सकता है ना। नहीं, तो हम जनरल पूछ रहे हैं कि यहाँ हाँ। पे अनस्टेबिलिटी का मतलब और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। देखो अगर आपकी कोई भी ड्रग है, ठीक है, अब वो स्टेबल कैसे अनस्टेबल कैसे है, इसके कई तरीके से, माइक ऑफ कर लो। यस स्टेबल और अनस्टेबल ये यानी कि आपका कोई भी ड्रग है अगर वो टेम्परेचर के उसमें आकर के अपने आप को अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड करने लगे, वो किसी भी फैक्टर्स में आकर के, यानी कि टेम्परेचर ले लो या फिर आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी ले लो या फिर उसका प्रेशर ले लो, कुछ भी फैक्टर्स ले लो आप, तो उसमें अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोने लगे, कोई भी ड्रग है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोने लगे, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को खोने लगे, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खोने लगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर में आकर के वो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी आपके ड्रग की उसको डिग्रेड करने, यानी कि कोई भी फैक्टर्स में आने के बाद वो कोई भी आपकी ड्रग है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड करने लगे तो वो अनस्टेबल हो जाता है वहीं पे। तो फिर हम अगर पहले से ही आपका मटेरियल अनस्टेबल फॉर्म में हो गया तो हम डोजेस फॉर्म कैसे स्टेबल बना सकते हैं, डोजेस फॉर्म स्टेबल बना ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमें ये भी चीज़ देखनी होगी कि आपके जो मटेरियल्स हैं वो भी स्टेबल फॉर्म में रहे, तभी तो हम एक स्टेबल मतलब हर चीज़ में स्टेबल, हर एक जो उसके टेस्ट भी हो रहे हैं, अगर वो डिसोल्यूशन टेस्ट हो रहा है तो डिसोल्यूशन टेस्ट में भी वो स्टेबल रहना चाहिए। अगर उसकी डीटी है तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में भी वो स्टेबल ही होना चाहिए। अब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को हम स्टेबल कैसे बोल सकते हैं, अगर आपकी अनकोटेड ड्रग है तो अनकोटेड ड्रग आपका 15 मिनट्स होती है आपकी जो लिमिट होती है, अगर वो क्या हो रही है 15 मिनट से ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो रही है टाइम में, अगर वो 20 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो रही है यानी कि वो अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगी, अगर वो 15 मिनट्स के अंदर अंदर, चाहे वो 12 मिनट में हो चाहे वो 10 मिनट में हो, तो वो आपका स्टेबल फॉर्म है। आया समझ अंकित? यस मैंने आ गया। और किसी को कोई डाउट? अटेंडेंस बोल दो सब। अंकित कुमार सिंह, यस मैम। अर्जुन, प्रेजेंट मैम। आशुतोष, प्रेजेंट मैम। ओके। बाबूराम गुप्ता, भव्य, यस मैम। चंदन, यस मैम। दानिश, यस मैम। दीपक, देवांशु, दीपांशु, फरीद, यस मैम। गौरव, हर्ष, यस मैम। हर्ष। हिमांशु, यस मैम। इब्तिशाम, जया, जिशान, कार्तिक,
अनुकृति, Yes, ma'am. शीतल, महर्षि, Yes, ma'am. मयंक, Yes, ma'am. आदिल, ताबिश, मोहम्मद आदिल, Yes, ma'am. आज़ाद, फराज, जिशान, मोनिश, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आज़ाद, मोनिश, प्रेजेंट मैम। निखिल, परमजीत, रोहित, शाकिब, Yes, ma'am. श्वेता, सुमैया, सूरज, तरुण, तुषार, विशाल, विश्वजीता, ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम।